नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और कविताओं के पन्ने में आज एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे ख़ास कार्यक्रम में, वीरेंद्र डोगरा जी। वीरेंद्र जी कविताएं करते हैं, लेखक हैं और ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान रखते हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका कविताओं के पन्ने में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, कविताएं लिखते हैं आप, और कविताओं का शौक आपको कब से है, ये सबसे पहले दर्शकों को बताइए हमारे लिए। दरअसल बचपन से ही गांव का माहौल था जी। और आप पंजाब के गांव की जी, बात कर रहे हैं जी। अब वो गांव की मिट्टी, गांव के बच्चे, लेकिन एक फ़र्क था कि भावनाओं को बहुत जल्दी पकड़ता था जी, शब्दों में पकड़ लेता था जी। अब हमारा जो पाठ्यक्रम था वो उन दिनों बहुत सारी पोइट्री रहती थी, हिंदी का पाठ्यक्रम भी था, पंजाबी का भी था। अब उनमें बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं थी, फिर वो उनको पढ़ते थे बार बार, पढ़ के ना दिमाग में फिर से अपनी कुछ लिखने का बार बार ऐसा चलता था कि मैं कुछ लिखूं। फिर अचानक कुछ लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने एक दो जगह, इनफैक्ट मेरे टीचर ने पढ़ा, कुछ घर में भी लोगों ने पढ़ा, तो उन्होंने बोला यार अच्छा लिख रहा तू, तो थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाओ जी। तो मैंने वो पोइट्री लिखनी शुरू करी। पोइट्री के बाद धीरे धीरे कहानी लिखने का मन हुआ, फिर मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू करी। फिर कहानियाँ मैंने बहुत सारी लिखी। कई बार तो ऐसे होता था कि कहीं चला गया, जैसे मैं उन दिनों क्या होता है कि शादियाँ जो होती थी वो एक एक दो दिन की होती थी कई बार, तो कहीं शादी पे चले गए तो मुझे एक कहानी याद आ गई। उन दिनों क्या था कि थोड़ा सा डिस्टर्ब था पंजाब और चारों तरफ हलचल थी, तो मेरे कोमल मन में, बच्चे के कोमल मन में कुछ प्रश्न चलते थे कि ये क्या हो रहा है जी। इतना कत्लेआम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हिंसा क्यों हो रही है। तो मैं वहाँ पेपर ढूंढ रहा हूँ किसी बारात में, मुझे कागज़ नहीं मिल रहा है। मुझे देखा कहीं पे किसी बंदे ने कुछ कागज़ फेंके हुए थे, मैंने वो कागज़ उठाया और कहीं पेड़ के नीचे बैठ के पूरी एक वो कहानी लिख दी, सन्नाटा। वो मेरी पुस्तक में भी है जी। तो इस तरह से लिखने का धीरे धीरे करके मतलब एक क्रेज सा हो गया। जैसे मैं लिखता था तो मम्मी बोलती पढ़ाई कर ले, मदर कहती थी तू पढ़ाई कर ले, तू कहानियाँ लिखता रहता है। तो मैं जब फ्री टाइम होता था तो मैं बैठ के कुछ ना कुछ लिखता रहता था। लिखते लिखते फिर मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी जी। यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा है कि आप बचपन से ही कविताएं लिखने लगे, तो एक कविता जो आपने बचपन में लिखी हो और जो आपके दिल के बहुत करीब हो, ये हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए प्लीज। बचपन में लिखी कविता, बट एक ऐसी कविता जो कि बचपन के बारे में लिखी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक कविता है जो कि मैंने बचपन का ही, वही जो हमारा माहौल था, गांव का माहौल था, वो मैंने फिर से संजोने का पूरा प्रयास किया। मैं आपके सामने रखता हूँ। कविता का नाम है बचपन का गांव। लालटेन की धीमी लौ में, लालटेन की धीमी लौ में, भोर की उगती पौ में, खेतों के बनेरों पर, पगडंडी के घुमेरों पर, पिघलती ग्रीष्म में, ठिठुरी शरद के सवेरों में, परिंदे की तरह दिन भर उड़ते थे हर डगर निरंतर, बेफिक्र नींदें चांदनी रातें, बेफिक्र नींदें चांदनी रातें, छत पे बिछोने ढेरों बातें, छत पे बिछोने ढेरों बातें, थोड़ा था थोड़े में भी चहकते थे सब बच्चे, बचपन बहुत अमीर था, बचपन बहुत अमीर था, चाहे घर थे कच्चे, बचपन बहुत अमीर था, चाहे घर थे कच्चे, तख्ती पर गाची खुशकत सी लिखाई, तख्ती पर गाची खुशकत सी लिखाई, लकड़ी की कलम दुआत की स्याही, लकड़ी की कलम दुआत की स्याही, सिला हुआ बस्ता, कक्षा की पढ़ाई, शहतूत की छीटी, मास्टर जी से पिटाई, मक्की के मीठे लड्डू, साग संग रूट लाते, मिलबांट सहपाठी अवकाश में खाते, शरारतों का पिटारा हंसी खेल में दिन सारा, शरारतों का पिटारा हंसी खेल में दिन सारा, स्लेट की छत लकड़ी का बाला, स्लेट की छत लकड़ी का बाला, छोटी सी थी वो पाठशाला, स्लेट की छत
लकड़ी का बाला, छोटी सी थी वो पाठशाला, नन्हे नौनिहाल दिल के थे सब सच्चे, नन्हे नौनिहाल दिल के थे सब सच्चे। बचपन बहुत अमीर था, चाहे घर थे कच्चे, बचपन बहुत अमीर था, चाहे घर थे कच्चे। गोबर की लिपाई, रंगों की रंगाई, गोबर की लिपाई, रंगों की रंगाई। सुकून पसरता था दिन भर, कच्चा मिट्टी का था वो घर। सुकून पसरता था दिन भर, कच्चा मिट्टी का था वो घर। कच्चे चूल्हे पकती हांडी, कच्चे चूल्हे पकती हांडी। पीतल के बर्तन खुशबू सौंधी, पीतल के बर्तन खुशबू सौंधी। कच्चे आम मीठा भात, कच्चे आम मीठा भात। मीठे आटे के पूड़े, कच्चे आम मीठा भात, मीठे आटे के पूड़े। उत्सव के पकवान खमीर के भटूरे, उत्सव के पकवान खमीर के भटूरे। अरबी के पतेड़ू, लस्सी का रेड़ू। कुश्ती कंचे लट्टू पतंग, कुश्ती कंचे लट्टू पतंग। गुल्ली डंडा लुक्का छुपंग। दिवाली की खुशी होली के रंग, दिवाली की खुशी होली के रंग। बारिश की खनखन, बारिश की खनखन। नदियों का उफान, सर्दी की अंगीठी, मीठी हवाओं की तान। अनमोल बचपन के लम्हे थे सबसे अच्छे, अनमोल बचपन के लम्हे थे सबसे अच्छे। बचपन बहुत अमीर था, चाहे घर थे कच्चे, बचपन बहुत अमीर था, चाहे घर थे कच्चे। जी, बहुत ही अच्छी कविता, और जिसमें आपने बचपन का पूरा सार इसमें समेट दिया है। वीरेंद्र जी, ये बचपन उन लोगों का है, अब तो बचपन जो है आज के दौर में काफ़ी बदल चुका है, लेकिन ये बचपन वाकई में ऐसा था जिसकी यादें अगर देखने जाएं तो ऐसा लगता है कि ऐसा अब ये वक्त कभी लौट कर नहीं आएगा। और जो दर्शक उस वक्त से ताल्लुक़ रखते हैं जिस वक्त का ये बचपन हुआ करता था, तो वो ये महसूस कर पा रहे होंगे कि उन्होंने क्या समय के साथ है जो वो खो दिया है। और आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी कविता में अब बचपन की सारी बातें समेटी हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि आपको ज़्यादातर जो कविताएं हैं, कविताओं का जो विषय रहा, वो ज़िंदगी में कौन सा विषय ऐसा रहा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता था, सबसे ज़्यादा उकसाता था आपको कि आपको तो इस विषय पर, इस टॉपिक पर लिखना ही है? एक्चुअली मैं अभी भी जो लोग मेरी कविताएं सुनते हैं, जब पढ़ लेते हैं, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा जो मेरी कविताएं हैं वो प्रकृति के बारे में हैं जी, और भावनाओं के बारे में, जैसे इंसान की भावनाएं होती हैं। भावनाएं किसी तरह की भी हो सकती हैं, जैसे अभी मैंने बचपन की कविता सुनाई कि बचपन का एक भाव है जी। ऐसे ही लोगों का भाव कैसा रहता है उसके बारे में कविताएं हैं। लोग, कई अच्छे लोग हैं, कई बुरे लोग हैं, उनके बारे में कविताएं हैं। और गरीबी अमीरी का है, किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। तो ये सब भाव जो हैं ये दिमाग में आते हैं, तो उन्हीं भावों को लेके मैं धीरे धीरे करके कोई ना कोई दिमाग में चल पड़ता है। फिर उन पे लिखना, अपने आप कलम चलनी शुरू हो जाती है और कोई ना कोई कविता बनकर तैयार हो जाती है। जी, वीरेंद्र जी, क्योंकि आपकी पहली कविता से मेरा मन नहीं भरा है, तो मैं चाहूँगी कि एक और खूबसूरत सा कोई आपने जो लिखा हो, आपकी रची गई कविता, वो हमारे दर्शकों के लिए। मेरी एक और कविता जिसका नाम है कच्चा मकान। कच्चा मकान, कुछ अधूरी ख्वाहिशों के कच्चे मकान में खड़ा हूँ। कुछ अधूरी ख्वाहिशों के कच्चे मकान में खड़ा हूँ। कभी स्वयं से खफा हूँ, कभी स्वयं से खफा हूँ। कभी बदलती इस दुनिया से बस चलने की जिद पे अड़ा हूँ। बस चलने की जिद पे अड़ा हूँ। कुछ अधूरी ख्वाहिशों के कच्चे मकान में खड़ा हूँ। धूप में आसमां पे तन जाता हूँ। धूप में आसमां पे तन जाता हूँ। तूफानों में छत बन जाता हूँ। टकराती हैं आंधियाँ भी बहुत, टकराती हैं आंधियाँ भी बहुत। बिखर कर फिर उठ जाता हूँ। बिखर कर
फिर उठ जाता हूँ। राहें अक्सर भटकाती हैं बहुत, राहें अक्सर भटकाती हैं बहुत। टकराता हूँ, कभी मुड़ जाता हूँ, टकराता हूँ, कभी मुड़ जाता हूँ। घेरते हैं उदासियों के बादल, घेरते हैं उदासियों के बादल। टूटता हूँ, फिर जुड़ जाता हूँ, टूटता हूँ, फिर जुड़ जाता हूँ। कब से बारिशें बहुत तेज हैं, कब से बारिशें बहुत तेज हैं। घर की दीवारों को थामे खड़ा हूँ। कब से बारिशें बहुत तेज हैं, घर की दीवारों को थामे खड़ा हूँ। कुछ अधूरी ख्वाहिशों के कच्चे मकान में खड़ा हूँ। कभी स्वयं से खफा हूँ, कभी बदलती इस दुनिया से बस चलने की जिद पे अड़ा हूँ, बस चलने की जिद पे अड़ा हूँ। एक छटपटाहट अंतःकरण की आवाज़ों में, एक छटपटाहट अंतःकरण की आवाज़ों में। सिसकते ख्वाब टूटे हुए साजों में। मंजिलों की आँख मिचोली चलती रही, मंजिलों की आँख मिचोली चलती रही। राहें टूटती रहीं, कभी बनती रहीं, राहें टूटती रहीं, कभी बनती रहीं। अंधियारों में भी चलता जाता हूँ, अंधियारों में भी चलता जाता हूँ। मैं अक्सर उजालों को घेर लाता हूँ, मैं अक्सर उजालों को घेर लाता हूँ। नहीं छूने देता कोई थकान, नहीं छूने देता कोई थकान। चेतना से भरा है मेरा कच्चा मकान, चेतना से भरा है मेरा कच्चा मकान। चट्टानों की तरह सदैव सामने खड़ा हूँ, चट्टानों की तरह सदैव सामने खड़ा हूँ। मैं अक्सर बदलते मौसमों से लड़ा हूँ, मैं अक्सर बदलते मौसमों से लड़ा हूँ। कुछ अधूरी ख्वाहिशों के कच्चे मकान में खड़ा हूँ। कभी स्वयं से खफा हूँ, कभी बदलती इस दुनिया से बस चलने की जिद पे अड़ा हूँ, बस चलने की जिद पे अड़ा हूँ। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बस चलने की ज़िद है जो हम सबको आगे बढ़ते रहने की जो है प्रेरणा देती है। जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है लगभग सभी वर्गों के लिए, और ख़ासतौर पे अभी जो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना का जो संघर्ष एक लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसी कविता जो आपकी कविता है ये एक इंस्पिरेशन देती है कि चाहे कितना भी कठिन वक्त क्यों ना आ जाए, हमें चलते रहना चाहिए, और चलते रहने से ही जो ज़िंदगी है वो आसान भी बनी रहती है। और मुश्किलों का सामना किए बगैर अगर ज़िंदगी जी जाए तो वो फिर ज़िंदगी ही क्या है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी का नाम ज़िंदगी है, क्योंकि रुकना तो है, रुकने के बाद तो सब चीज़ें रुक जाती हैं। चलते रहना ही ज़िंदगी है, और सारी मंजिलें चलने पे ही मिलती हैं। बिल्कुल, और उस मंजिल का फिर आनंद ही अलग है। अगर आपको कठिनाइयों से भरा रास्ता है और उसके बाद जो मंजिल मिलती है उसका आनंद ही अलग आता है। और वीरेंद्र जी, क्योंकि आपने कहा है कि आप ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान रखते हैं, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये जो कोरोना का जो संघर्ष है, आपकी विद्या क्या कहती है कि संघर्ष चलता रहेगा? क्योंकि अभी तो ट्राई सिटी में फिर से जो ये है कोरोना जो है काफ़ी परेशान कर रहा है लोगों को। और लोगों के लिए बता दें कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है, प्रॉपर तरीके से नहीं पहना है, यानी अगर आपने प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं पहना है तो आपको 1000 रुपये का चालान देना पड़ेगा। और अगर आप फाइन नहीं दे पाएँ तो फिर आपको जाके कोरोना टेस्ट भी कराना पड़ेगा, और पंजाब में ऐसा करने पर आपको SDM की कोर्ट में पेश भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली क्या था कि हम लोग ज्योतिष में मान के चलते हैं कि जो ग्रहण आते हैं, ग्रहणों का बहुत बड़ा एक रोल होता है हमारे जीवन में। नवंबर के महीने में जैसे ही वो सूर्य ग्रहण हुआ था और उसके बाद 7 ग्रहों की युति हुई और उनकी दृष्टि जो थी वो राहु के ऊपर थी, और उस समय पे ही इसका उदय हुआ, इस महामारी का जो शुरुआत हुई उसी दौरान हुई। और उसके बाद करते करते ये निकल गई, और आते आते देखो मार्च का महीना पहुंच गए हम लोग। लेकिन अब मार्च के महीने के बाद जो स्थिति थी वो
वो स्थिति अब काफ़ी हद तक निकल चुकी है। जी। अब सिर्फ बचे हुए कुछ ग्रह थे जो अब एक काल सर्प योग की स्थिति थी, वो स्थिति भी अब निकल चुकी है। अब धीरे धीरे ग्रह अपनी पोजीशन ले रहे हैं, हम लोग आगे बेटरमेंट की तरफ ही जा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी इस महामारी से बाहर निकल जाएंगे। काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, वैक्सीन भी आ चुकी है। हाँ, लेकिन हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा कि हम सबको मास्क पहनना चाहिए, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, जो जो इसके लिए उपाय या फिर जो जो रूल बनाए हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि इनको हम फॉलो करते रहेंगे तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं और दूसरों को भी इससे बचा सकते हैं। जी, वीरेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और एक उम्मीद है, अगर ज्योतिष विद्या ये मानता है कि ग्रहों की स्थिति काफ़ी ठीक हो रही है और आप अपनी उम्मीद बनाए रखें, आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा होने वाला है। हालांकि आपको जो कोरोना की गाइडलाइंस है वो पालन करते रहना है, उसको बिल्कुल हल्के में ना लें। इसके अलावा मैं वीरेंद्र जी एक और अपील करती हूँ आपसे कि कोई ऐसा राइटर या पोएट जिसकी जो रचना है उसने आपको काफ़ी प्रभावित किया, वो भी काफ़ी आपको इंस्पायर करती रहती है लिखने के लिए, तो उनकी कुछ नज़्म भी हमें सुनाइए। एक्चुअली क्या था कि बचपन में तो हम लोग जैसे इंग्लिश पोएट्री पढ़ते थे, राइटर भी पढ़ते थे, जो लेखक थे जैसे लियो टॉल्स्टॉय थे, उनकी कहानियाँ बहुत पढ़ते थे। मैं मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ता था, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ भी पूरी ज़िंदगी के आसपास ही बुनी रहती थी। बिल्कुल। तो उसमें भी आम जिंदगी जैसे इंसानों की है, वही खेत हैं, बैल हैं। मैं उनकी कहानियाँ पढ़ के इतना फील होता था कि उस दिन कि एक जो गरीब आदमी वो कैसे रहता था, उसकी ज़िंदगी में वही उथल पुथल चलती रहती थी। आप अक्सर उनकी कहानी में देखोगे तो 2 बैल हैं, खेत हैं, वो सूद देना है, वो अभी कर्जा पड़ा है, जीवन के वो जीवन के आसपास की है। इनफैक्ट मैं भी जो लिखता हूँ वो जीवन के आसपास की ही सारी कविताएं हैं। मैं एक और कविता है, अभी अपनी ही कविता मैं एक और सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अब हम लोग तरक्की तो कर रहे हैं, जैसे भारत भी तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारी तरक्की एक तरफ और हो रही है, वो है कि हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। जी। तो हम लोग शायद अभी विश्व में दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे शायद चाइना है, दूसरे नंबर पे हम हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट अभी कुछ पॉलिसीज बना भी रही है, बट हम लोगों को भी इसके लिए कुछ ना कुछ हर आदमी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी जा रही है और उसके लिए उतनी ही बेरोजगारी बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और खेत सिमट रहे हैं, खाने पीने के आने वाले समय में अब पानी की समस्या जो कितनी हो रही है। तो भीड़ एक मैंने पोएम लिखी है जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरी कविता है भीड़। अब इंसानों की खेती उगती है, अब इंसानों की खेती उगती है, फसलें कम शक्लें ज़्यादा दिखती हैं, फसलें कम शक्लें ज़्यादा दिखती हैं। भीड़ बहुत है हर शहर में, भीड़ बहुत है हर शहर में। घुटती सांसें अब सवाल पूछती हैं, घुटती सांसें अब सवाल पूछती हैं। राशन लंबी कतारों में खड़ा है, राशन लंबी कतारों में खड़ा है। 2 रोटी की दौड़ में उलझा पड़ा है, 2 रोटी की दौड़ में उलझा पड़ा है। रात दिन ये दुनिया रुकती नहीं है, रात दिन ये दुनिया रुकती नहीं है। पेट की आग फिर भी बुझती नहीं है, पेट की आग फिर भी बुझती नहीं है। हर गांव हर शहर अब भरा पड़ा है, हर गांव हर शहर अब भरा पड़ा है। हर गली मोहल्ला भीड़ से घिरा है, हर गली मोहल्ला भीड़ से घिरा है। खेत सिमट रहे हैं, खेत सिमट रहे हैं, बस बस्तियां दिखती हैं। अब इंसानों की खेती उगती है, फसलें कम शक्लें ज़्यादा दिखती हैं। भीड़ बहुत है हर शहर में, भीड़ बहुत है हर शहर में। घुटती सांसें अब सवाल पूछती हैं, घुटती सांसें अब सवाल पूछती हैं। पेड़ों की जगह इंसान खड़ा है, पेड़ों की जगह इंसान खड़ा है। कटे जंगलों में इमारतों का जाल पड़ा है, कटे जंगलों में इमारतों का जाल पड़ा है। जीविका कमाने के अब लाले पड़े हैं, जीविका कमाने के अब लाले पड़े हैं। एक थाली
और 100 खाने को खड़े हैं। एक थाली और 100 खाने को खड़े हैं। भीड़ ही भीड़ दिखती है चौराहों पे, भीड़ ही भीड़ दिखती है चौराहों पे। इंसानियत फिर भी नहीं दिखती राहों पे, इंसानियत फिर भी नहीं दिखती राहों पे। चेहरों से ढकी अब ये धरती दिखती है, चेहरों से ढकी अब ये धरती दिखती है। अब तो इंसानों की खेती उगती है, फसलें कम शक्लें ज़्यादा दिखती हैं। भीड़ बहुत है हर शहर में, भीड़ बहुत है हर शहर में। घुटती सांसें अब सवाल पूछती हैं, घुटती सांसें अब सवाल पूछती हैं। अब इंसानों की खेती उगती है, फसलें कम शक्लें ज़्यादा दिखती हैं। भीड़ बहुत है हर शहर में, घुटती सांसें अब सवाल पूछती हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही सही लाइंस हैं जो आपने लिखी हैं कि जो आबादी है, देश की जो आबादी है और पूरी दुनिया में ही देखा जाए तो इंसान अपने ही बुने हुए जो जाल है उसमें जकड़ा हुआ दिखता है। चाहे वो देश की आबादी की बात की जाए या फिर जीवन के जो दूसरे भी संघर्ष हैं, ये खुद इंसानों द्वारा ही रचे गए हैं और उसमें ही हम उलझे रहते हैं। उसी को सुलझाने की कोशिश हर इंसान कर रहा है। इसके अलावा वीरेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब इतना संघर्ष है तो आप किस तरह से कैसे वक्त निकाल पाते हैं इन कविताओं को रचने के लिए? क्योंकि बहुत ही एकांत चाहिए होता है या फिर क्रिएटिविटी के लिए उस तरह का माहौल चाहिए होता है कि आप कुछ लिख पाएँ, उन जो दिमाग में वो जो विचार आ रहे हैं उसको कागज़ पर उकेर पाएँ। आजकल इंसानों का जो एक दिनचर्या है वो तो बहुत मिलती जुलती है। लोग वही अपने काम पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं और घर आते हैं। घर आके वही कुछ लोग हैं अपना फैमिली के साथ, कोई टीवी, कोई पार्टीज़ में जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं। मैं शाम का समय मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली कुछ किताबें पड़ी रहती हैं जो कि मैं उठा लेता हूँ ज्योतिष की, या फिर कुछ लिखना, जैसे कोई विचार मन में आया तो फिर मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। अब होता क्या कि आपके पास पूरा रविवार का दिन रहता है जब छुट्टी रहती है, तो सब लोग अपने अपने काम में, कोई सुस्ताता है, कोई टीवी देखता है, कोई कुछ करता है। बट मेरा कहीं ना कहीं दिमाग चलता रहता है कि ये पोएम रह गई है तो वो अच्छा 2 लाइनें लिखने के बाद मैं परिवार के किसी सदस्य को बुला लेता हूँ कि ये पोएम कैसी लिखी है, ये 2 लाइनें कैसी हैं। तो वो लोग भी भागते हैं क्योंकि पोएम जो है थोड़ी सी इतनी ईजी नहीं है सुननी भी और सुनानी भी। तो इस तरह से जरूरी नहीं है जिस भाव से आपने लिखा वो सुनने वाला भी उसी भाव को समझ पाए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। लेकिन क्या है कि वो विचार जो है जब तक दिमाग से मेरे पन्नों पे नहीं आ जाते तब तक मुझे चैन नहीं आता और मैं लिखता रहता हूँ और बीच में फिर करेक्शन भी चलती रहती है। तो पोइट्री तो एक ऐसी चीज़ है कि वो आपके दिल को अगर कोई चीज़ लग गई, अब जैसे ये चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं, अब भीड़ है, जनसंख्या का माइंड में कहीं पे देखते हैं हम लोग, नौकरी नहीं मिल रही है, पानी की समस्या आ रही है, जनसंख्या बढ़े जा रही है, आने वाले टाइम में और भी ऐसी प्रॉब्लम होंगी। वो विचार मन में आ गया भीड़ का, तो फिर कहीं ना कहीं वो पन्नों पे आना ही है, तो उसके लिए फिर चलता रहता है। जी बहुत ही अच्छा लगा वीरेंद्र जी आपसे बात करके, और हमने दर्शकों तक पहुंचाया कि जो जीवन का संघर्ष है और इसमें थमने का बिल्कुल ही जो है, आपको अगर आप थम गए तो समझ लीजिए सब कुछ ही खत्म हो गया। जीवन चलते रहने का नाम है। वीरेंद्र जी ने जिस तरह से भीड़ कहा या फिर बचपन की बातें बताई अपनी कविता के ज़रिए, ये सब आपको बताती है। कच्चे मकान की बात बताई, तो ये सब बताती हैं कि सभी जो एक शख्सियत है वो किसी न किसी परेशानियों से जूझ रहा है, उसका सामना कर रहा है, लेकिन आप किसी भी परेशानी के आगे घुटने टेकने की बजाय आप उसका डटकर मुकाबला कीजिए। उसके बाद जो सफलता आपके कदम को चूमेगी तो फिर उसका आनंद आपको अलग ही आएगा, उसका अलग ही लेवल होगा। है ना वीरेंद्र जी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अपने सपनों को फॉलो करते रहिए, सपनों के पीछे भागते रहिए, सपने पूरे होंगे डेफिनेटली। जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया कविताओं के पन्ने में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही फिलहाल समय समाप्त हो गया है और अगली बार हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कविताओं के साथ, और जो आपको इंस्पायर करेंगी और ज़िंदगी की जो सारी चुनौतियां हैं उनसे सामना करने के लिए भी आपको प्रेरित करती रहेंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।